हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस के करंट अफेयर को, जो जनवरी 2023 पर आधारित है, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा चौथा लेक्चर रहेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड यह हमारा चौथा लेक्चर है और अभी तक हमने 3 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहले की टॉपिक आता है पुलिस रिफॉर्म के बारे में। पुलिस सुधार के संदर्भ में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 57वां अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें सभी राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक शामिल हुए थे। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि यह सबसे पहला वार्षिक सम्मेलन इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया है, जिसकी विचार विमर्श गोष्ठी अध्यक्षता आईबी के निर्देशक द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन को पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मुद्दे पर केंद्रित था। इसके संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस रिफॉर्म का या पुलिस के दायित्व के संदर्भ में कौन से कानून कब आए हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व के कानून में देखते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 के आधार पर के माध्यम से भारत में पुलिसिंग के आधारभूत ढांचे को तैयार किया गया और प्रेजेंट में देश के संघीय ढांचे में पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और यह सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो इसके संदर्भ में अपराध की रोकथाम, जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे मुद्दों के निपटान का दायित्व मुख्य रूप से राज्य पुलिस बल का होता है और इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के मामले में भी एक प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आतंकी घटना तथा विद्रोह के परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा इसके संदर्भ में आते हैं। अब आते हैं कि प्रभावी पुलिस सुधारों की आवश्यकता क्यों है, इसके संदर्भ में क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों? पहला तो ये कि इसमें प्रौद्योगिकी को उपयोग करके किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि के साथ अपराधों की जटिलता में बढ़ती जा रही है। पुलिस की मदद के संदर्भ के लिए जनता का कोई समान दायित्व तो नहीं है। अन्य विभागों जैसे आयकर, छापे, नगरपालिका अधिकारियों द्वारा ध्वंस आदि में मदद का हेतु आवश्यक है। और चौथा, अपराधों या कानून व्यवस्था में बिगड़ने की स्थिति में पुलिस सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली होती है और पुलिस को जवाबदेह बनाना जरूरी होता है इसके संदर्भ में। अब देखते हैं कि भारत में पुलिसिंग से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला तो ये कि मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे, भौतिक अवसंरचना से जुड़े मुद्दे, प्रौद्योगिकी, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और पुलिस जनसंपर्क से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। मानव संसाधन से जुड़े मुद्दों के अंतर्गत आता है कि पुलिस बल पर कार्य का अतिरिक्त बोझ का होना। जैसे कि भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखते हैं कि भारत में पुलिस अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक कार्य करती है और औसतन दिन में 14 घंटे कार्य करती है। प्रदर्शन उन्मुख बनाने वाले प्रोत्साहन की कमी, जैसे राज्य पुलिस बल में 88% हिस्सेदारी निचले स्तर पर नियुक्त कर्मियों की रहती है। अतः ऐसे पदोन्नति संबंधी संभावना का अभाव उन्हें बेहतर प्रदर्शन से रोकता है। इसके संदर्भ में जैसे लैंगिक असमानता के संदर्भ में देखते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भौतिक अवसंरचना में कि पुलिस स्टेशन के स्तर में अवसंरचनात्मक उपलब्धता का अभाव बना हुआ है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट और बीपीआरडी ने भी अपनी समीक्षा में राज्य पुलिस बलों के पास हथियारों की कमी तथा आधुनिक हथियारों के अभाव पर प्रकाश डाला है। तो ये भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय पुलिस बल फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन जैसी प्रौद्योगिकियों में आए परिवर्तनों के साथ समन्वय रख पाने में असमर्थ रहे हैं। उदाहरण के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम मुख्य रूप से सीमित उपयोग के कारण कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। तो ये प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। फिर आता है अपर्याप्त वित्तीय आवंटन के संदर्भ में कि राज्य सरकार के बजट का केवल 3% हिस्सा ही पुलिस पर खर्च होता है। पुलिस जनसंपर्क के संदर्भ में पुलिस जनसंपर्क अपराध व व्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस को जन समुदाय के विश्वास, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पुलिस और लोगों के बीच संतोषजनक संबंध नहीं है। तो ये किसमें कहा गया है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में कहा गया है। अब पढ़ते हैं पुलिस सुधार समितियां और आयोग के बारे में कि कौन कौन सी समिति किस समय पर गठित हुई और कौन कौन से आयोग का गठन किया गया। इसके संदर्भ में पहला आयोग आता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1978 से 1982 के तक का है, जिसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए विनिमय और आईपीएस प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रमों में सुधार के संदर्भ में सिफारिशें की थी। फिर आता है रिव्यू समिति जो 1996 में आई थी। इस समिति के अंतर्गत इसमें कुछ संशोधनों के साथ एनपीसी की सिफारिशों को ही आगे बढ़ाया गया था।
इसमें तीसरा आता है पुलिस सुधार पदन भैया समिति 2000 के अंतर्गत आई, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, अपराध की रोकथाम में जनता की भागीदारी, निचले रैंक के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, पुलिस थानों के डिजाइन आदि का इनकी कई सिफारिशों पर लागू किया गया था। फिर आता है आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार पर मालिमत समिति, जो 2003 में आई हुई थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण, अवसंरचना, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और फिंगरप्रिंट ब्यूरो को मजबूत करने, नई पुलिस अधिनियम को अधिनियमित करने और पुलिस थानों में कानून व्यवस्था शाखा से जांच शाखा को अलग करने से संबंधित थी। फिर आता है मांसाहारी समिति रिपोर्ट, जो 2004 में आई हुई थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इसने पुलिस के पेशेवर स्तरों को बढ़ाने और पुलिस थानों में प्रदर्शन के सुधार में ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 49 सिफारिशों पर पहचान की थी। फिर आता है आदर्श पुलिस अधिनियम 2006 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत इसमें पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि पुलिस निष्पक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी और अब तक 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने इस आदर्श अधिनियम पर अपने पुलिस अधिनियम को तैयार किया है। अब आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि पुलिस वालों के बोझ को कम करने का एक तरीका यह हो सकता है कि कुछ गैर प्रमुख पुलिस कार्यों को सरकारी विभागों या निजी एजेंसियों को आउटसोर्स या पुनर्वितरित कर दिया जाए और इन कार्यों में यातायात प्रबंधन, आपदा बचाव और राहत तथा अदालती समन जारी करना शामिल होता है। इसके संदर्भ में अब देखते हैं पुलिस सुधार जिन्हें काल लागू किया जा सकता है। इसके संदर्भ में क्या क्या विचार विमर्श है, जैसे सही दिशा में विचार विमर्श का करना। इसके संदर्भ में आता है सही दिशा में विचार विमर्श के संदर्भ में कैसा कि डीजीपी सम्मेलनों और अन्य सम्मेलनों को एजेंडा मुख्यतः पुलिस सुधारों पर केंद्रित होता है और इस एजेंडे को मूलभूत समस्याओं से दूर करने के लिए एक दिशा केंद्रित किया जाना चाहिए। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर तरीके विकसित करने के लिए राज्य जिला स्तर पर पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने का सुझाव दिया। फिर आता है स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत प्रधानमंत्री ने 2014 में 49वें डीजीपी सम्मेलन में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। फिर आता है एक सकारात्मक छवि के निर्माण के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत सामुदायिक पुलिस मॉडल का उपयोग मुख्यतः मजबूत पुलिस जनसंपर्क बनाने और स्थानीय संघर्षों मुद्दे को झल करने के लिए किया जाता है। सामुदायिक पुलिस मॉडल जैसे कि महाराष्ट्र में संचालित मोहल्ला समिति तथा केरल में संचालित जन मैत्री पहल के बेहतर परिणाम सामने आए हैं, तो इसको एक सामुदायिक पुलिस मॉडल के एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब आता है प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ पुलिस कर्मियों का अनुकूलन। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें उभरती हुई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता चाहिए। नेशनल डेटा फ्रेमवर्क जैसी पहल एजेंसियों के बीच डाटा आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर सकती है। अब आता है कानून खामियों को दूर करने के संदर्भ में, जैसे अप्रासंगिक आपराधिक कानून को निरस्त और राज्य में पुलिस संगठनों के लिए मानकों को विकसित किया जाना चाहिए और इससे पुलिस क्षमता को बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए जेल सुधार संबंधी प्रयासों को शुरू करना होगा। इसके संदर्भ में पुलिस प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश पुलिस सुधार के संदर्भ में कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें आता है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो और यह सुनिश्चित करेगा कि राजनेता या सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डालें। इसके संदर्भ में योग्यता आधारित जो पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ निर्देश दिए। यहाँ पर ये पुलिस सुधार से संबंधित टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आता है ड्रोन का सैन्य इस्तेमाल। ड्रोन के सैन्य इस्तेमाल के संदर्भ के पहले देखते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल प्रेजेंट में कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो उसमें देखते हैं। जैसे एरियल फोटोग्राफी में, जब आप एरियल फोटोग्राफी करते हैं तब ड्रोन का इस्तेमाल होता है। शिपिंग और डिलीवरी में। फिर आता है भौगोलिक मानचित्र में, आपदा प्रबंधन में, परिशुद्ध कृषि में, खोज एवं बचाव में, मौसम पूर्वानुमान में, वन्य जीवों की निगरानी के लिए, कानून प्रवर्तन के संदर्भ में और मनोरंजन में, इसमें सभी में ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में रहने में भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी लड़ाकू प्रणालियों में मानव रहित विमानों या ड्रोन को शामिल करने का विचार प्रस्तुत किया है। जब इन क्षेत्रों में होता है तो भारतीय सशस्त्र बल है, इन्होंने भी अपनी जो सेना लड़ाकू प्रणालियों में मानव रहित विमानों के लिए विचार प्रस्तुत किया है। भारतीय सेना में ड्रोन प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और कौन कौन सी उपयोग में है।
जैसे आता है स्वार्म ड्रोन के बारे में। स्वार्म ड्रोन क्या है? यह ड्रोन भारतीय सेना में स्वार्म ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह ड्रोन समन्वय में कार्य करने वाले यूएवीज के झुंड को संदर्भित करता है। वे युद्ध अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए निगरानी करने वाले साधनों या उपकरणों के रूप में तथा लक्ष्य के निकट जाकर टूह लेने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में फिर आता है दूसरा, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग क्षमता से युक्त यूएवी को शामिल करना। यह वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग क्षमताएं इन यूएवी को दूरदराज के क्षेत्रों, दुर्गम इलाकों के संदर्भ में उपयोग बनाती हैं। वर्ष 2021 में यूएवी के लिए सेना में मुंबई स्थित आइडिया फोर्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके संदर्भ में अब आता है स्वदेशी ड्रोन के संदर्भ में। स्वदेशी ड्रोन लक्ष्य और निशांत, इनका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया। यह हवाई टोही साधनों के रूप में या खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आता है तपस यूएवी या रुस्तम 2। इसे भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ए टेक्निकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर एरियल सर्विलांस और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंश्योरेंस स्वीडिश विकसित है। ध्यातव्य है कि यूएवी उपयोगकर्ता परीक्षण चरण के अंतर्गत आता है। अब आता है भारत द्वारा आयातित ड्रोन कौन कौन से हैं? जैसे इजराइल के यूएवी सर्चर और हेरान। यह सभी प्रकार की मौसमी स्थितियों की निगरानी करने में सक्षम होते हैं और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर यह हेरोन के कुछ घटकों के हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। फिर आता है हथियारबंद प्रेडेटर ड्रोन या MQ-9B गार्जियन ड्रोन। यह ड्रोन भारत या अमेरिका के मध्य इन दो ड्रोन से जुड़े समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं ड्रोन क्या है। ड्रोन का इंपोर्टेंस तो हम देख ही चुके हैं। ड्रोन का प्रेजेंट में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है और कौन से ड्रोन में अभी सरकार के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, किस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, इनके बारे में देखा। अब देखते हैं कि ड्रोन की अवधारणा आई कहाँ से। सबसे पहले ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया गया? तो सबसे पहले ड्रोन की अवधारणा मूल रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए आई हुई थी। 1849 में ऑस्ट्रिया में विस्फोटकों से भरी मानव रहित गुब्बारों का उपयोग कर वेनिस पर हमला किया गया था। पहला पायलट रहित विमान 1916 में ब्रिटेन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया गया था। तो कब विकसित किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के द्वारा किया गया था और भारत में पहली बार 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। अब आता है ड्रोन के खिलाफ जो रक्षा प्रणाली है उसके संदर्भ में। जैसे नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम या डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली स्वदेशी व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली है। यह हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरह की क्षमताएं से युक्त होती है। हार्ड किल महत्वपूर्ण ड्रोन घटकों पर हमला करना होता है और सॉफ्ट किल मतलब गुमराह करना या सिग्नल जैमिंग करना होता है। डीआरडीओ का D4 ड्रोन सिस्टम, इसे भारत की 3 सेनाओं में शामिल किया गया है और यह 4 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग प्रकार के ड्रोन का पता लगा सकती है, उनकी पहचान कर सकती है और उन्हें निष्क्रिय कर सकती है। अब आता है इंद्रजाल एक स्वदेशी स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद है। इसे एक निजी भारतीय फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। इजराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम, यह भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया गया है और यह प्रणाली मुख्य रूप से असाल्ट राइफलों पर इंस्टॉल की जाती है और यह हार्ड किल जैसे विकल्प प्रदान करती है। अब आता है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वायत्त ड्रोन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके संदर्भ में जैसे कि पहला तो आता है कि सीमा निगरानी के क्षेत्र में, क्षेत्रीय सुरक्षा में, युद्ध जैसी तकनीकी दक्षता को बनाए रखने के लिए, इसके चार्ज और सैन्य टोह और सामरिक समर्थन के लिए। जैसे सीमा निगरानी के संदर्भ में देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में होने वाली सीमा पर घुसपैठ के कारण भारतीय सीमा की निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक होती है और अतः ऐसे में ड्रोन दुर्गम इलाकों की निगरानी में बहुत उपयोगी साबित होता है, जैसे कि वन्य और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के संदर्भ में। फिर दूसरा आता है क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। क्षेत्रीय सुरक्षा सैन्य ड्रोन हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में अशांत सुरक्षा स्थिति की निगरानी हेतु एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में योगदान कर सकते हैं। ये विदेशी जहाजों की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखने हेतु मदद करते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास विदेशी जहाजों की तैनाती में वृद्धि हुई है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ये एक का एग्जाम्पल है। सीमा सुरक्षा में भारत पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में, वन और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के संदर्भ में। क्षेत्रीय सुरक्षा में आता है कि जैसे ये महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के संदर्भ में दिया गया है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास विदेशी जहाजों की तैनाती में वृद्धि की गई है। अब आता है युद्ध जैसी स्थितियों में तकनीकी दक्षता को बनाए रखने के संदर्भ में, जिसमें के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्वायत्त प्लेटफॉर्म की अत्यधिक युद्धक क्षमताओं और चौथी औद्योगिक क्रांति की विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मद्देनजर इसमें प्रासंगिकता
बढ़ गई है। फिर आता है सैन्य टूहे और सामरिक समर्थन के संदर्भ में ड्रोन दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों के बारे में सटीक व रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं। इसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जटिल अभियानों के दौरान तथा तथ्य आधारित बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके संदर्भ में अब आता है युद्ध की स्थिति में स्वायत्त ड्रोन की तैनाती से संबंधित मुद्दे। इसके संदर्भ में आता है कि अमानवीय युद्ध, जवाबदेही का अभाव, साझा दायित्व का जोखिम, डेटा पूर्वाग्रह, जमीनी व्यावसायिकताओं में अवगत न होना और सैद्धांतिक विरोधाभास सैन्य सिद्धांत में AI सक्षम ड्रोन को शामिल करना अत्यधिक कठिन हो सकता है। इसके संदर्भ में दिया गया। वर्तमान में ड्रोन क्षमताओं के उपयोग से जुड़ी सीमाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि सीमित उड़ान समय, सीमित दायरा, पेलोड क्षमता, मौसमी स्थिति, साइबर सुरक्षा जोखिम जैसे तकनीकी मुद्दे ऐसी क्षमताओं में उपयोग को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं भारत में ड्रोन संबंधी विधिनियम, जिसमें सबसे पहला आता है ड्रोन नियम 2021। यह नियम नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा असैन्य ड्रोन के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। यह कुछ क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन पर प्रतिबंध आरोपित करता है और ड्रोन के पंजीकरण और लाइसेंसिंग और ऑपरेटिंग के प्रशिक्षण के लिए उपबंध किए गए। इसके तहत नो परमिशन नो टेक ऑफ के सिद्धांत पर बल दिया गया है। साथ ही यह ड्रोन के प्रत्येक संचालन के पहले अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में अब आता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के बारे में। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म या ड्रोन प्रबंधन के लिए DGCA द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके तहत रेड, येलो और ग्रीन जोन की मार्किंग के साथ इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह प्लेटफॉर्म ड्रोन उड़ान से योजनाएं उपलब्ध कराता है और उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करता है। अब आते हैं नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा निर्देश। यह दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। इनमें एयर ट्रैफिक पुलिस की स्थापना और आपातकालीन स्थितियों में ड्रोन के उपयोग आदि से संबंधित नियम शामिल होते हैं। ये आवारा ड्रोन का पता लगाने और उन्हें रोकने में निष्क्रिय बनाने की जैसे विकल्पों को तैयार करने में मदद करते हैं। अब आता है ड्रोन बाजार का विनिमय। ड्रोन बाजार का विनिमय 2022 के अंतर्गत 22 में सरकार ने अनुसंधान और विकास एवं रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रोन घटकों के आयात को छूट प्रदान की गई है। सरकार ने देश को ड्रोन हब बनाने हेतु ड्रोन और उनके घटकों के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में आगे की राय में देखते हैं कि भविष्य में क्या क्या इसके संदर्भ में है। पहला आता है कि प्रगतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रगतिशील दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों और अपने विकासवादी पथ पर अग्रसर है। यह हालांकि युद्धक प्रणालियों में स्वायत्त ड्रोन को शामिल करने की दिशा में इन्हें एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए। फिर आता है महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मौजूदा अंतराल का कम करना। गौरतलब है कि सशस्त्र बलों में प्रौद्योगिकी समावेशन में आवश्यकताओं को लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में अभी भी बड़े अंतराल बने हुए हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है, जैसे सिस्टम इंजीनियरिंग, एयरबोर्न और अंडर वाटर सेंसर, हथियार प्रणालियों तथा हाईटेक उपकरणों से जुड़ी प्रौद्योगिकियों में ऐसे अंतरालों की पहचान की जा रही है। फिर आता है कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में। यह सेना द्वारा मानव रहित प्रणालियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही तैनात किया जाना चाहिए। फिर आता है जवाबदेही तंत्र। संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में स्वायत्त प्रणालियों के उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर एक जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। डेटा पूर्वाग्रहों को दूर करना। इसके संदर्भ में पूर्वाग्रहों की पहचान करके, मानव मूल्यांकन करके और डाटा सेट्स का विविधतापूर्ण संग्रह करके डेटा पूर्वाग्रहों को कम करके एक मशीन लर्निंग अनुभवों को अधिक मानवीय बनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में अब आता है हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। हाइब्रिड वॉरफेयर, यह वॉरफेयर एक नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया आवश्यक होगी। इसके संदर्भ में है जिसमें वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, सूचना क्रांति में दुनिया के ऐसे परिवर्तन की ओर अग्रसर कर दिया गया है जिसे मानवता ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। इस परिवर्तन ने लगभग हर चीज को प्रभावित किया है और युद्ध की अवधारणाएं भी इसके प्रभाव से नहीं बच सकी हैं। युद्ध के इस बदलते स्वरूप को जानने के लिए 21वीं सदी के हाइब्रिड युद्ध की अवधारणा गहरी समझ की आवश्यकता है। इस तरीके से इसको दिया गया है। अब आता है वॉशिनर अरेंजमेंट के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा? सुर्खियों में हाल ही में वॉशिनर अरेंजमेंट 26वीं पूर्ण वार्षिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत को 1 वर्ष की अवधि के लिए वॉशिनर अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी गई है।
वॉशिनॉर अरेंजमेंट के बारे में यह क्या है? यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाले उपकरणों, प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित कर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसके संदर्भ में वॉशिनॉर अरेंजमेंट के संदर्भ में सदस्य देश संवेदनशील दोहरे उपयोग वाले उपकरणों, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इसके अलावा उन्हें गैर सदस्य देशों को नियंत्रित उपकरणों के हस्तांतरण और अस्वीकृति को भी रिपोर्टिंग करनी होती है। इसकी स्थापना औपचारिक रूप से 1996 में की गई थी और इसके कुल 42 सदस्य थे। चीन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य इसके हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं। वॉशिनॉर अरेंजमेंट स्वैच्छिक आधार पर कार्य करता है अतः इसमें आम सहमति से ही निर्णय लिए जाते हैं। वॉशिनॉर अरेंजमेंट प्लेनरी इसका निर्णयकारी निकाय है और इसमें सभी निर्णय सम्मति से लिए जाते हैं। भारत और वॉशिनॉर अरेंजमेंट के बारे में इसे 2017 में 42वें प्रतिभागी राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था तथा भारत के लिए वॉशिनॉर अरेंजमेंट की सदस्यता का महत्व है। वॉशिनॉर अरेंजमेंट भारतीय उद्योग की उच्च प्रौद्योगिकी गठजोड़ को बेहतर बनाएगा तथा यह भारत की रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उन्नत तकनीकी वाली वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत के दोहरे उपयोग उपकरणों, प्रौद्योगिकियों के लिए की जिम्मेदारी निर्यातक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस मान्यता में भारत के रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में भारत की एक रणनीतिक अभिकर्ता के रूप में देश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में पहली आती है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की शुरुआत के संदर्भ में देखते हैं कि अग्निपथ योजना कब शुरू की गई। यह सशस्त्र बलों में सेवा देने वाले इच्छुक भारतीय युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना है। इस योजना के तहत इस भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत थल सेना, वायुसेना, नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को 4 साल की भर्ती के लिए की जाती है। 4 साल की अवधि 6 महीने तक प्रशिक्षण भी शामिल है। इसमें प्रति वर्ष 17.5 से 21 वर्ष की आयु की 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और कुल भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों तक सेवा को जारी रखने का अनुमति दी जाएगी। अन्य 75% अग्निवीरों को निकास और सेवा निधि पैकेज के साथ सशस्त्र सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और इस तरह उपयुक्त प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अलग अलग हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन पर अलग आदान प्रदान किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अग्निवीरों को शिक्षा जारी कर रखने की सुविधा और तथा उनके उपयुक्त कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के साथ MOU के तहत अग्निवीरों को क्रमशः 12वीं कक्षा का उपयुक्त प्रमाण पत्र तथा स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी और अग्निवीरों को सशस्त्र बलों को सेवा मुक्त होते समय उद्योग जगत के लिए तैयार और उद्योग स्वीकृत कौशल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और एक कौशल प्रमाण पत्र अग्निवीरों द्वारा सशस्त्र बलों को निष्पादित भूमिकाओं और कौशल सेट पर आधारित होंगे और इन भूमिकाओं को कौशल सेट की मैपिंग राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के साथ की जाएगी। इसके संदर्भ में अब आता है INS वागीर। INS वागीर यह स्कॉर्पियन 5 की 5वीं पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS वागीर 2020 में लॉन्च की गई थी। यह भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत देश में बनाई जाने वाली 6 पनडुब्बियों में से एक है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई की मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। INS वागीर को सैंड शार्क भी कहा जाता है जो गोपनीयता और निडरता का प्रतिनिधित्व करती है और प्रोजेक्ट 75 पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसके तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों के स्वदेशी स्तर का निर्माण किया गया है। इसमें से 4 जैसे कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला को पहले भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है तथा कमीशन किया जा चुका है और INS वागीर को 2023 के अंत तक कमीशन में शामिल किया जाएगा। और P75 इंडिया परियोजना P75 की जगह शुरू की गई हो तथा P75I 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है जो 2023 में समाप्त हो गई। अब पढ़ते हैं पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड को DRDO ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया। इसका प्रणोदन के लिए हल्के ट्विन इंजनों का उपयोग किया जाता है। मिसाइल रेंज की लगभग 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह निर्धारित लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल करती है और DRDO ने इस मिसाइल को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है और इस कार्यक्रम की परिकल्पना
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी तथा इस कार्यक्रम के तहत विकसित अन्य मिसाइलों में जैसे अग्नि, त्रिशूल, आकाश व नाग शामिल है। यह पृथ्वी सेकंड के अंतर्गत है। अब आता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में। इसे भी DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित HSTDV का सफल परीक्षण किया है। यह हाइपरसोनिक हथियारों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है तथा स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक गति पर संचालित हो सकता है और रेंजेंट इंजन के समान स्क्रैमजेट इंजन भी ऑक्सीकारक के लिए वायुमंडलीय वायु का उपयोग करता है और ये आने वाली वायु को दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही संपीड़ित कर देता है। अब आता है सुर्खियों में रहे अभ्यास। जैसे पहला आता है अभ्यास वीर गार्जियन 2023। यह भारतीय वायुसेना और जापान एयर डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। फिर आता है वरुण अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। फिर आता है साइक्लोन, यह भारतीय नौसेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है। फिर आता है ट्रोपिक्स, यह भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास है। इसे द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयों की भागीदारी करते हैं। फिर आता है एमफेक्स 2023। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाली एक त्रिसेवा अभ्यास है जो तीनों सेवाओं की टुकड़ियों के संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। फिर आता है तर्कस 2023। इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच आतंकवाद रोधी अभ्यास का छठा संस्करण है। तोपची 2023। यह भारतीय सेना में अभ्यास तोपची का नामक वार्षिक युद्धाभ्यास अभ्यास का आयोजन किया गया है और इस अभ्यास को मुख्य फोकस स्वदेशी क्षमताओं और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रगति प्रदान करना है। अब आता है डूम्सडे के बारे में। डूम्सडे क्लॉक के बारे में, यह बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने विश्व में विनाश करने वाली संकेत देने वाली डूम्सडे क्लॉक की मध्यरात्रि में 90 सेकंड का सेट किया गया। इसका अर्थ है कि विनाश और मध्यरात्रि में अब केवल 90 सेकंड का ही समय बचा है। मुख्य रूप से संभावित यूक्रेन में परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को बताया गया है। इसकी स्थापना 1945 में अल्बर्ट आइंस्टीन और शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की थी। इन्होंने प्रथम परमाणु बम के निर्माण के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर कार्य किया था तथा डूम्सडे क्लॉक को 1947 में बनाया गया था। यह एक ऐसी घड़ी होती है जो जनता को चेतावनी देती है कि हमारे द्वारा बनाई गई खतरनाक तकनीकों में अपनी दुनिया को नष्ट करने के कितने करीब है और इसकी शुरुआत अब तक वह इसकी मिनट की सुई के 25 बार रीसेट किया जा चुका है। यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।